हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। लॉकडाउन पर नरमी कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि लॉकडाउन 3 दिन के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डराने और परेशान करने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन पार्ट 3 में छूट मिलने के बाद कोरोना संकट और गहरा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें कह रही हैं। कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया था। लोगों को घरों में कैद रहने के लिए कहा गया था। लॉकडाउन के दूसरे चरण तक तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे चरण में हालात बेकाबू होने लगे हैं। लोगों को ना अपनी फिक्र है और ना ही दूसरों की। छूट को लोगों ने ऐसे समझ लिया है मानो लॉकडाउन ही खत्म हो गया हो और कोरोना के खिलाफ जंग में विजयी हो गए हो। रेवाड़ी के इस नजारे को देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर सिर पर मंडरा रहे खतरे को खुलेआम न्यौता दे रही है। बाजारों में भीड़ आम दिनों की तरह है। कोरोना नामक बीमारी को लोग भूल गए हैं। रेवाड़ी को ग्रीन जोन में रखा गया है, जिसे रेड जोन में लाने के लिए लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का इन्हें ख्याल नहीं और मास्क पहनने से इन्हें मतलब नहीं। जिला प्रशासन ने थोड़ी सी ढील क्या दी, लोग सड़कों पर बेपरवाह होकर निकल पड़े। खुद दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। क्या दुकान है फिर? 15 व्यक्ति यहाँ पर आपने खुद मास्क नहीं लगा रखा है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? प्रशासन ने आपको बताया नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग? आपको दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। नूह जिले के पुन्हाना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बिना मंजूरी के पुन्हाना में सैकड़ों दुकानें खोल दी गई। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। बाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जाकर दुकानदारों को समझाया और चेतावनी भी दी। ऐसा है, आज से प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है बाजार ओपन करने की, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए हम सिर्फ सम और विषम के हिसाब से एक व्यवस्था बनाई है सरकार ने कि सम और विषम के हिसाब से ही बाजार को खोला जाएगा। जिन दुकानों की आज बारी है उस हिसाब से उनको खोला जा रहा है। आज विषम वालों की बारी थी, बाजार में उनको समझा भी दिया गया है। जिन लोगों की आज दुकानों की टर्न थी उनको खुलवाया गया है और जिनकी गलत दुकान खुली थी उनको समझा दिया गया है कि उनकी बंद करवा दिया। चरखी दादरी में सोशल डिस्टेंसिंग महज मजाक बनकर रह गया। जैसे ही लोगों को दुकानों के खुलने की सूचना मिली, बाजारों में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बाद में पुलिस की टीम सड़कों पर उतर आई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के चालान किए गए। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। पटियाला चौक उसके पास में एक सिलाई का और उसका काम चला हुआ था। वहाँ पर कुछ जो वर्कर काम कर रहे थे, जो मास्क आदि बनाने का काम करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही मास्क नहीं लगा रखे थे, तो उनको अभी एक बार डिटेन किया है। तो आगामी जो लीगल कार्रवाई है उनके ऊपर की जाए। ये भी जो एग्जैक्ट कार्रवाई और जो संख्या है आपको बता दी जाएगी। कुछ दुकानों के शटर भी नीचे करवाया गया था। जो लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, सामान अपना बाहर रखे हुए थे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ था, उन दुकानों को बंद करवा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जो कोविड-19 है उसमें कोई एहतियात में कोई कमी ना रहे। सवाल सिर्फ एक का नहीं है, बल्कि हम सब का है। लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की है। इसलिए जिम्मेवारी भी सबकी है। लॉकडाउन में नरमी मजबूरी में दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन लोगों को अपना फर्ज याद ही नहीं रहता। प्रदेश में कोरोना के मामले पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़े हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 600 के पार हो गया है, जो 10 दिन पहले सिर्फ 300 था।
यानी खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए हमें घरों में ही रहना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, नियमों का पालन करना होगा, तभी इस जंग को हम जीत सकते हैं। संकट की इस घड़ी में हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर मीडिया कर्मी। ऐसे भीड़ लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर, नियमों को ठेंगा दिखाकर जंग में कमजोर हम पड़ जाएंगे। अगर कोरोना को हराना है तो नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ये हमारी मजबूरी भी है और जिम्मेवारी भी, पर उम्मीद यही है कि आप इसे जिम्मेवारी माने, ना कि मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन 3 में जिस तरह से ऑड इवन के रूप में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लोग कहीं ना कहीं उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अमित नेहरा जी आपका। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ स्काइप के थ्रू जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के, और इसी के साथ डॉक्टर अजय गुप्ता, अध्यक्ष हैं एनईटीबी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमित नेहरा जी, मैं आपसे प्रश्न लेना चाहती हूं। आप फील्ड में रहे हैं और आप लोगों की मनोस्थिति को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग कितने जिद्दी होते हैं, कितने अड़ियल होते हैं। अब जो स्थिति बनती जा रही है, लोगों ने जिस तरह से छूट का पालन नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं? कितनी दोनों ही बात हैं। एक तो मनोस्थिति है, दूसरी आर्थिक स्थिति भी है। कई चीजों का इसमें समावेश है। हम एक पहलू पे चर्चा नहीं कर सकते, इसमें समग्र रूप से देखना पड़ेगा स्थिति को। देखिए, एक बड़े अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि भारत को ये चुनना है कि वो मंदी की धीमी मौत से मरे या एकदम कोरोना की दर्दनाक मौत से मरे। तो दोनों में बातों में दम है। जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना की, या कोई दवाई नहीं आ जाती, तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उसमें लोगों का धैर्य जवाब देता दिख रहा है फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है और 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 1.5 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है अपने को। तो ऐसे में धैर्य जवाब दे गया लोगों का, और निश्चित रूप से इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है देश की तो हुई है। लोगों के घरों का भी बजट बिगड़ा है, तो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम बाहर निकलें। अच्छी बात है बाहर निकलना, काम शुरू होना, क्योंकि लगातार सदा के लिए तो जब तक मान लिया अगर दवाई ना मिले, वैक्सीन ना बने, तो हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना। लेकिन उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना पड़ेगा तो हमें कुछ चीजों का पालन भी करना पड़ेगा। हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि हम कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं। अगर इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो कोई इसमें भय वाली बात नहीं मैं समझता। लेकिन लोग जिद्दी हैं, लोग समझते नहीं। अभी उन्होंने इसकी भयावहता को देखा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे से पहले चीन इसका भुक्तभोगी रह चुका है, इटली, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर यूएसए, फिर इंग्लैंड। तो यहाँ के लोगों ने जो तबाही देखी है, अगर वो माहौल हमारे नागरिक देख लें, हमारे देश के लोग देख लें, तो मुझे लगता है कि अगर प्रशासन ये कहे ना कि हमने बिल्कुल खोल दिया, सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, तो भी घरों से बाहर ना निकले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने इस चीज को देखा नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि आज की एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने एक बात कही है कि जो रौद्र रूप है कोरोना का, वो जून और जुलाई के महीने में उच्चतम स्तर पर रहेगा। यानी उनका मतलब यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तो भगवान ना करे कि ऐसा ना हो। और ये जो लॉकडाउन है, ये कोई बीमारी का हल नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि लोग इसके अभ्यस्त हो जाएं कि हमें कैसे जीना है आगे, जब तक दवाई ना बने। और एक और है इसमें सबसे बड़ी बात, कि जो हमारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था है, उस पे एकदम बोझ ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दें तो लाखों की संख्या में मरीज आ जाए, करोड़ों की संख्या में आ जाए, तो ताजुब नहीं होगा, तो वो एकदम चरमरा जाएगी। तो सरकार की हर संभव कोशिश ये है कि धीरे धीरे मरीज बढ़े इसके,
अभी तक तो ये योजना कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इसका बेजा फायदा उठाया है, तो उससे सरकार के जो योजना थी उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हाँ। तो मेरी तो यही है लोगों से अपील कि घर पे रहिए, मैक्सिमम आपसे अगर रहा जाए, और अगर आपको ये है कि लगता है कि हम घर पे रह के कुछ काम नहीं कर सकते, बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो डॉक्टरों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी है, WHO के द्वारा जो एडवाइजरी है, उसका पालन कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप खुद तो बचेंगे ही, दूसरों को भी बचाएंगे। जी कीर्ति, जिस तरह से सरकार चलाती है पूरे राज्य को और केंद्र सरकार पूरे देश को चलाती है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों को भी बचाना है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। और कहीं ना कहीं अमित नेहरा जी, ये कहा जाए कि एक ट्रायल भी था पिछले कुछ दिनों में, लॉकडाउन में जिस तरह से छूट दी गई, लेकिन इस ट्रायल से कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आए हैं उनको कैलकुलेट करके सरकार को कुछ और निर्णय लेने होंगे। और ट्रायल तो नहीं कह सकते कीर्ति, वो उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। लोग इतने व्यग्र हो गए थे कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, एक ये अफवाह फैल गई थी कि ट्रेनें चल पड़ी हैं, तो दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे मजदूर, इसी तरह मुंबई में भी इकट्ठे हो गए थे, गुजरात में भी इकट्ठे हो गए थे, कई जगह से ऐसी चीजें आई थी। तो उसके लिए ये था कि सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था, लेकिन सरकार को इसमें सख्ती दिखानी ही होगी, मुझे ये लगता है, नहीं तो स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अच्छा, कई ये कहते हैं कि सरकार को क्या इसमें, तो उनसे ये है कि जो हमारे ड्राइविंग के रूल्स हैं, तो उसमें टू व्हीलर पे हेलमेट क्यों पहनते हैं और सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, और जब अगर नहीं पहने होते तो उस पे पुलिस चालान क्यों करती है, क्योंकि पुलिस को तो कोई असर नहीं पड़ता। मैं अगर हेलमेट पहनूं या ना पहनूं, दिक्कत तो मुझे होगी, लेकिन ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें, क्योंकि लोकतंत्र का पहला ये है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेवारी, राज्य की जिम्मेवारी है। ठीक है, तो उसी पे सरकार चल रही है। ठीक है, तो इस पे आगे चलना होगा सरकार को। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर पंकज वत्स जी से है। पंकज वत्स जी, जिस तरह से शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और लॉकडाउन के बाद लोग ठेकों की दुकान पर भीड़ लगा करके खड़े हैं, ऐसे में आप उनको ये गाइडलाइंस भी दें कि शराब पीने से इस कोरोना पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, शराब के कोरोना पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, जरूर अल्कोहल का फायदा जो है वो मिलता है, लेकिन शराब पीने से अगर कोई ये सोचे कि कोरोना में कोई फायदा होगा तो ये बिल्कुल मिथ्या है। बल्कि शराब पीने से कई दिक्कतें आने वाली है, जैसा कि कई मीडिया चैनल्स दिखा भी रहे हैं। लोग शराब पी के जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, घर में टॉर्चर दे रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो ये जो उसके बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्राउड में इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो इसके कारण शराब के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा तेजी के साथ एकदम से सामने आए हैं, क्योंकि 40 दिन का जो बंधन लगा हुआ था। लेकिन अभी जो खोले हैं उससे एक बात और स्पष्ट होकर आ रही है कि अधिकतर शराब के ठेकों पर शराब उपलब्ध नहीं है। इसका कारण ये रहा कि जब ये बंद रहा, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी नंबर 2 में ये सप्लाई जारी रही, और उसके कारण जो है वो लोगों ने दुगने तिगने चौगने दामों पर खरीदी और शराब माफिया ने शराब को बेचा। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी सरकार के पास जब गई तो शायद सरकार ने फैसला किया कि जब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है तो क्यों ना शराब के ठेके खोलकर, और ये जो शराब माफिया जो पैसे बना रहा है तो वो क्यों ना सरकार के खाते में आए, क्योंकि सरकारों की भी वित्तीय हालत खराब हो चुकी थी। इसलिए सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत जगह पे देश में जगह जगह पर बड़ी खराब हालत हमने आप लोगों के माध्यम से देखी है, जो बहुत ही अशोभनीय है और कोरोना को बढ़ावा देने वाली थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में हालात जो है और इसमें लोग समझ जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया लोगों को पाठ पढ़ाया है ये सारा दिखाने के बाद, तो जगह जगह पर लोग
इसको चेतावनी स्वरूप समझते हुए शायद अब शराब के ठेकों पर उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी। उतनी अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम बनाए गए हैं, उनका सख्ती से कड़ाई से जो है वो पालन किया जाएगा। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, जिस तरह से 40 दिन लोगों ने सब्र किया और अब उनके सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार भी अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंतित है और ऑड इवन का फॉर्मूला उन्होंने लगाया है, कितना कारगर साबित होगा और लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने चैनल के माध्यम से जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें बताया था कि आपने अलग अलग हरियाणा के क्षेत्र बताए थे जिसमें लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। अब आपने दूसरी चीज ये भी बताई है कि कुछ दिन पहले हरियाणा में जो केस थे वो थे 300 और अब आ गए हैं 600, डबल हो गए ऑलमोस्ट। तो अभी छूट दिए तो सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं और आप सड़क पे अगर आप देखेंगे तो आवाजाही ऐसी बढ़ गई है कि आपको लगता है कि हम रूटीन में आ गए हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर आप रोड पे जाते हैं तो आजकल आपको पुलिस भी रोकती नहीं है, आपने अगर मास्क पहना नहीं पहना कोई पूछने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार का एक स्टेप जो उन्होंने लिया है वो ये है कि अब दुकानों को उनके हिसाब से बांट दिया गया है, देश के हिसाब से। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, आपकी प्लम्बिंग की शॉप्स हैं, या फिर आपकी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स हैं, अन्य शॉप, उनको डेज वाइज कर दिया है। मंडे टू थर्सडे कर दिया है, किसी का फ्राइडे सैटरडे कर दिया है, 9 से 3 कर दिया है। लेकिन इसका अब लोग पालन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, कंफ्यूजन भी है। कुल मिला के स्थिति ये है कि लॉकडाउन इफेक्टिव अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है। आपके केस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार हर जोन में पॉजिटिव आ रहे हैं। गुड़गांव कहीं का कहीं निकल गए हैं, 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। गुड़गांव कोविड में नंबर 1 बन चुका है, लगातार रोज केसेस बढ़ रहे हैं। तो सरकार को, जब ये हरियाणा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, 600 केस पार हो गए हैं, तो कब ये मूल्यांकन करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2 में कहा था कि कुछ कुछ एरियाज में हम रियायत देंगे, लेकिन रियायत देने के बाद अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो हम वो रियायतें वापस ले लेंगे। तो आपने देखा कि जैसे लिकर शॉप्स ओपन हुई तो क्या हाल था। डॉक्टर वत्स ने बताया है कि शराब का माफिया है, इतनी सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, सरकार का जो केंद्र सरकार का जो निर्णय था ये लॉकडाउन में ईज करने का, वो किसलिए था कि जो हमारी स्मॉल रिटेल शॉप्स हैं उनको इसमें असर ना हो। 12 मिलियन रिटेल शॉप्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें 40 मिलियन लोग काम करते हैं। वो ऐसी शॉप्स हैं जो डेली कमाती हैं, डेली खाती हैं, जो छोटे स्तर की शॉप्स होती हैं, जो नुकसान सह नहीं कर सकती। अब अगर आपको रियायत देनी थी, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल शॉप्स खोल दीजिए, किसी का पंखा खराब है, किसी का फ्रिज खराब है, किसी का एसी खराब है, जरूरत है। देखिए, जो जरूरत की चीजें हैं आप उनको ओपन कीजिए, कुछ टाइम के लिए ओपन कीजिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपका जो डिसीजन है वो बैकफायर कर रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर डिसीजन कारगर साबित नहीं हुआ तो वो छूट वापस लेनी चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चीज आप रविवार या अगले सोमवार तक देख सकते हैं। केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो आपको इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा दोबारा। अमित नेहरा जी, क्या वाकई सरकार को पुनः मंथन की जरूरत है कि शराब के ठेकों के साथ साथ जो रोजाना मर्रा की चीजें हैं जो इस्तेमाल में आती है उनकी दुकानों को भी खोलने में थोड़ी रियायत दी जाए? देखिए कीर्ति, अगर रेवेन्यू की बात की जाए सरकार की, हरियाणा सरकार की, तो 3 मोटे मोटे मद हैं जिसमें रेवेन्यू आता है। सबसे पहले तो है जीएसटी, जिसमें आधा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और आधा शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स जो रेवेन्यू का है वो है शराब, लीकर। हरियाणा का लगभग आप ये मान के चलिए कि 6500 करोड़ के आसपास सालाना का बजट है, यानी 6500 करोड़ रुपए शराब से आते हैं।
और इसका अर्थ ये हुआ कि हर महीने 500 से 600 करोड़ रुपया शराब के बिकने से सरकार के खाते में आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मद है वो है रजिस्ट्री, जो प्लॉट हैं, बिल्डिंग है, उनकी रजिस्ट्री करना, वो एक काफी बड़ा सेगमेंट है। तो ये तीनों सेगमेंट डाउन थे, क्योंकि जीएसटी वाली चीजें तो लगभग ही बंद हैं जिन पे जीएसटी लगता था, और शराब भी बंद थी। शराब की 2 नंबर पे सप्लाई होगी, जैसा कि डॉक्टर वर्थ ने बताया, और रजिस्ट्रियां थोड़ी थोड़ी खोल दी गई। अब देखना ये है कि क्या हो, लेकिन रेवेन्यू के चक्कर में ये मैं वही, अब देखना ये है कि कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाए। यानी कि इसे एक ट्रायल के तौर पर माना जाए। हाँ, ट्रायल के तौर पे माना जा सकता है, और लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार को रेड जोन बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रेड जोन आए हैं 2 ही जिलों में रेड जोन है। और कमाल की बात ये है, हैरत की बात ये है कीर्ति, कि जो जिला नंबर 1 है, टॉप में है, वो ऑरेंज जोन में है, हमारा गुड़गांव। मेरे ख्याल से 113 केस के आसपास आ चुके हैं, बिल्कुल, 117। और रेड जोन में है फरीदाबाद और सोनीपत। तो ये चीजें रोज की रोज इनको देखनी पड़ेंगी। अब ये है कि ये एक हफ्ते में रिव्यू करते हैं, तो वो चीज नहीं चलेगी। आपको डेली, और मैं तो ये कहूंगा कि हर घंटे आपको चीजों पे ध्यान देना होगा कि चीजें कितनी जल्दी बदल रही हैं। क्योंकि जो जो कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस, ये इतनी जल्दी फैलता है, इसीलिए ये इतना घातक नहीं है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी संक्रमण की जो गति है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो इस गति को तो गति से ही मारा जा सकेगा, कि सरकार जितने जल्दी फैसले लेगी तो वो अपर हैंड में रहेगी। तो ये रोजाना देखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि किस जगह पे कितने मामले बढ़ रहे हैं, कौन सी जगह से सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे सब्जी मंडियां थी, सब्जी मंडियों से सबसे ज्यादा संक्रमण फैला, सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वहीं थे, लेकिन उनको रोकने में इतना टाइम जाया कर दिया, क्योंकि समाचार पत्रों में और हमारे जो टीवी चैनल है, खासकर हरियाणा न्यूज ने भी, एसटीवी हरियाणा न्यूज ने भी ये दिखाया था। यानी कि आप ये मानते हैं कि जितनी एक्टिवनेस से काम करना चाहिए सरकारों को, वो नहीं कर पा रही है, सामर्थ्य नहीं है? कर तो रही है, सामर्थ्य भी है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनएक्टिव हैं वो, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये फैसले ले रहे हैं, इन फैसलों में और ज्यादा तेजी लानी चाहिए। ये हफ्तों पे जो काम है वो दिनों पे करने चाहिए, और दिनों वाले काम है वो घंटों में करने चाहिए। बिल्कुल, तभी जाके हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। पंकज वत्स जी, आज कहीं ना कहीं एम्स के डॉक्टर गुलेरिया हैं, उन्होंने कहा कि जून का आने वाला महीना ऐसा होगा जहां पर पीक पर केसेस आएंगे। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। गुलेरिया साहब जो है मेरे समय के थे, जब मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में था। उनका विजन बिल्कुल सही कह रहा है। आप देख लीजिएगा, अगर हम देखें तो इस समय करीबन 55,000 के करीब जो है वो केसेस हमारे हो रहे हैं, और संख्या जो है वो प्रतिदिन 4-5 हजार, 3-4, 2,500, 3,000, 3,500, 3,600 ये संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद ये जो साइमल्टेनियसली हमने जो लॉकडाउन को पार्शली रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन और बाकी जोन्स में बांटा है, तो उसके कारण रिलैक्सेशन मिलने के कारण गतिविधियां बढ़ेगी। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, मानव से मानव का संबंध जो है वो और क्लोज आएगा। ठीक है, इस कारण से ये अब जो पीक जो हमने स्टेबल करने की कोशिश की थी, ऊपरी लेवल पर ये कहीं ना कहीं हल्की ग्रोथ के साथ रहा। लेकिन अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन खुल गई हैं, एक्टिव केसेस ज्यादा हो गए हैं, कुछ जगह जैसे आपके महाराष्ट्र और गुजरात और बाकी जगह पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो ये आंकड़ा जो है जून में बहुत भयानक परिस्थिति में 2-2.5 लाख के करीब जो है वो लगभग आप देखिएगा पॉजिटिव केसेस हमें मिलेंगे 2-2.5 लाख के आसपास। लेकिन इसमें सरकार जो है ये खतरा इसलिए मोल ले पा रही है कि अगर 2.5 लाख तक का भी आंकड़ा ये मुझे लगता है 3 लाख तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है जून तक, जो उन्होंने कहा है पूरा जून में।
तो उसमें क्या होगा कि 80% लोग जो हैं वो ये आ रहा है कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब उनमें कोरोना के 3 लाख केसेस हुए, लेकिन उसमें से 70-80% लोग जो हैं वो कोरोना पीड़ित नहीं माने जाएंगे, कोरोना संक्रमित ही माने जाएंगे। और उसके बाद जो है उनको जो हमने फैसिलिटीज, क्वारंटाइन फैसिलिटीज और जो हॉस्पिटल्स खोले हैं, कोविड हॉस्पिटल्स खोले हैं, उनका भी सदुपयोग होगा। और उसके बाद टेस्टिंग भी हो जाएगी कि हम कितने तैयार हैं, कितने तैयार नहीं हैं। और उनके बाद जो है अभी मोर्टेलिटी रेट जो है हरियाणा का तो जैसे बहुत ही कम है, 1.9 के आसपास ही है, लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह पे या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं कहीं देखें तो 12-13% तक भी मोर्टेलिटी रेट है। बिल्कुल। तो ये जो है सारा अब इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी जो आएगा, तो क्योंकि कोरोना के साथ तो जीना रहना हमें सीखना ही पड़ेगा, उसकी व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी। तो ये रिलैक्सेशन के साथ साथ ये स्थिति आने वाली है, हमको मेंटली तैयार होना चाहिए। और इसलिए जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है कि हम अपने और अपने परिवार, अपनी संस्थान, अपनी गली मोहल्लों को किस तरीके से कोरोना वायरस से बचाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस दें, कैसे कैसे एडवाइजरी का पालन करें, ये अति आवश्यक हो जाता है। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, हमारी और आपकी भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अब देखिए जब मूवमेंट्स जा रहे हैं, मूवमेंट्स खुल गए हैं, गुड़गांव जैसे पत्रकार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे नेहरा जी कि ये देखिए आप 117 केसेस होने के बावजूद भी अभी हम ऑरेंज जोन में हैं। अभी खबर आई है कि नारनौल जो है उसमें पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, यानी अब जो है ग्रीन एरिया एक ही डिस्ट्रिक्ट रह जाएगा और नारनौल पहुंच गया तो वाया रेवाड़ी ही है। इसका कारण ये रहा कि दिल्ली से लोग नारनौल पहुंचे। अब कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का कारण ही था कि दिल्ली से लोग लॉकडाउन होने के बावजूद भी, अंतर्राज्यीय डिस्ट्रिक्ट वो बंद होने के बावजूद भी वो नारनौल में पहुंचे हैं, तभी तो पॉजिटिव केसेस वहाँ पे आ पाए हैं। 2 पॉजिटिव केसेस हैं जिनका दिल्ली से संबंध है। तो अब जो है ये बात आगे बढ़ेगी और मैं गुलेरिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें मानसिक तौर पे और स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर ये तैयार रहना चाहिए कि जून के महीने में त्रासदी काफी आने वाली है। जी अजय गुप्ता जी, लॉकडाउन में छूट देना आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी वो भयावह है। लोगों को अभी किस स्तर पर समझाना होगा कि अगर लॉकडाउन में छूट मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन हट गया है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है लोगों से पहले सरकार को समझना चाहिए। लोगों को आप बाद में समझाओगे, पहले हमारी सरकार को समझना पड़ेगा। जो लॉकडाउन 1 में किया, जो लॉकडाउन 2 में किया, ये तो कहने वाली बात है। ये लॉकडाउन 3 तो लॉकडाउन है ही नहीं। ये जो लॉकडाउन का शब्द वो बेमानी शब्द है। जिस तरह से आप हरियाणा में आवाजाही देख रहे हैं, और जब आपने बिल्कुल, आपके साथी जो पैनलिस्ट हैं, बिल्कुल डॉक्टर गुलेरिया ने बोला है कि जून जुलाई में पीक आने वाला है। हमको भी पता है कि केस 2500, 3000, 3500 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमको पता है कि पूरे देश में हर रोज 24 आवर्स में कितने केस बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको तो कोरोना से इसके साथ जीना है। कोई देश कोरोना के साथ नहीं जी सकता है। अगर आपने ठान लिया कि आपको कोरोना से इसके साथ जीना है तो वो ना तो देश के लोग रहेंगे, ना देश की अर्थव्यवस्था रहेगी। चाइना में उत्पन्न हुआ था ये कोविड-19। चाइना ने 3-3.5 महीने में इसको खत्म करके दिखाया है। 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले का मैं आपको डेटा शेयर करता हूं। चाइना में सिर्फ 2 नए केस आए थे कोविड के। वुहान पूरी तरह फ्री हो चुका है जहां से ये कोविड-19 उभरा था। तो अगर हमारा माइंडसेट सरकार का ये है कि हमको कोविड के साथ जीना है तो ठीक है। अगर जीना है तो फिर वो पीक जून या जुलाई क्या, वो तो पीक रहेगी आपकी सर्दियों में भी आपकी सेकेंड वेव आ सकती है। अगर हमने ये मन बना लिया है अपना कि हमको कोविड के साथ जीना है तो फिर क्या काहे का रिलैक्सेशन और काहे का लॉकडाउन? अगर हमको ये सोचना है कि हमको कोविड को हराना है तो अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जहां अभी जो सिचुएशन है, अब राइट नाउ आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन हमारी मार्च से बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे। और शायद इसी को देखते हुए डॉक्टर गुलेरिया का प्रेडिक्शन था कि जून जुलाई में इसका पीक आ सकता है। ठीक है। और तो बिल्कुल हमारे लिए जो इस समय जो सिचुएशन है वो सीरियस सिचुएशन है।
कुछ सीरियस सिचुएशन है, लोगों को समझना होगा। लॉकडाउन संपूर्ण तरह से खत्म नहीं किया गया है, ये समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा चलती रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज कोरोना पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। और इसलिए अमित नेहरा जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि सरकार के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना है, पुलिस का ध्यान रखना है, डॉक्टर्स तक उनकी पीपीई किट पहुंचानी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऐसे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब उलझ रही है। तो ऐसा वो कौन सा मॉडल है जिस पर काम करना चाहिए सरकार को, ताकि स्थिति पटरी पर आ सके? देखिए, डॉक्टर अजय गुप्ता ने काफी सही बात की है कि और ज्यादा सख्ती से लागू करना जरूरी है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो व्यक्ति जहां पे है उसको वहीं रखे, और वहीं रखने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि वो अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सके। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, आपको ध्यान होगा, वहां सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो भी है जहां भी है वहीं रहे और काम करे। काम उन्होंने क्या लगाया है कि जो प्रवासी हैं, जो सराय में ठहरे हुए हैं, कहीं भी ठहरे हुए हैं, स्कूलों में ठहरे हुए हैं, वो पेड़ लगाएं डिस्टेंस, एक दूसरे सोशल डिस्टेंस का पालन करने से, और सरकार उनको 200-250 रुपये रोजाना देगी। तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा और उनको काम भी मिलता रहेगा, अर्थव्यवस्था भी चलती रहेगी, एक सर्कल बना रहेगा। तो सरकार को इस तरह की योजना देखनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो सारे जो प्रवासी मजदूर हैं ये जा रहे हैं, और कुछ दिन के बाद जब स्थिति सामान्य होगी, देखिए सामान्य तो होनी ही है, ये तो मान के चलना पड़ेगा, तो ये वापस भी आएंगे। तो अफरा तफरी ये नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि लोकल जो नागरिक हैं, RWA हैं, NGOs हैं, उनके साथ मिलके कि भाई ये जो फंसे हुए हैं ये आइडियल भी ना रहे, निठल्ले भी ना रहे, काम भी करें, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और साथ में अर्थव्यवस्था में भी योगदान करें। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़े लेवल पे सोचना होगा सरकार को। ये नहीं कि हम बैठे रहें और अपने आप काम हो जाएगा। और देखिए, इतने दिन तक आप वो रुके रहे और अचानक क्या ऐसी वो आन पड़ी कि उनको वापस भेजना जरूरी होगा रेलगाड़ियों में, बसों में। आज भी गुड़गांव से उत्तराखंड में काफी हजारों भेजे गए हैं प्रवासी। तो बजाय उनको भेजने के आप काम लो ना, उनको पैसे दो और थोड़ा सा इस तरह की चीजें करो। सरकार को आगे आकर के आश्वासन और देखिए, सरकार की मैं ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तक जो किया है उन्होंने ठीक ही किया है, लेकिन अगर चाहती तो इससे भी ठीक हो सकता था हमारे लिए। क्योंकि जो देश में पहला रिपोर्ट हुआ था जो पॉजिटिव केस, वो 30 जनवरी था, और 30 जनवरी से लेके आप ये मान के चले कि 25 मार्च तक हमने एक जो बहुमूल्य टाइम था वो खो दिया। अगर 30 जनवरी को ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए जाते तो यहाँ पे इतना ज्यादा फैलना ही नहीं था। क्योंकि उसके बाद एक चिट्ठी लिखी थी राजीव गाबा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कि 15 लोग व्यक्ति विदेशों से आ गए और ज्यादातर वो इन्फेक्शन लेके आए हैं, और कई तो जिनको पता था विदेश से जो आए यात्री, उनको टेम्परेचर था, लेकिन वो पैरासीटामोल वगैरह इस तरह की जो दवाइयां हैं जो टेम्परेचर कम कर देती हैं वो खा के आ गए। यहाँ पे क्या थी कि कोरोना टेस्ट की तो सुविधा थी नहीं ना एयरपोर्ट्स पे, वो तो सिर्फ टेम्परेचर देख रहे थे। टेम्परेचर में जो पकड़ में अमित नेहरा जी ऐसी भी सामने आई जहाँ पर टेस्टिंग में भी सावधानी बरती नहीं गई। नहीं, आप ये मान के चलो कि 100% टेस्टिंग थी, मैं उस पे तो जा ही नहीं रहा कि टेस्टिंग नहीं की। टेस्टिंग सिर्फ टेम्परेचर की थी, और टेम्परेचर की टेस्टिंग थी तो जिनको टेम्परेचर था उन्होंने पैरासीटामोल खा ली रास्ते में या वो खा के बैठ गए एयरप्लेन में। तो उसका असर क्या हुआ कि टेस्टिंग में पकड़े नहीं गए, आगे आगे इन्होंने फिर फैलानी शुरू कर दी। तो सरकार अगर समय रहते चेत हो जाती तो 30 तारीख को जो छात्रा थी केरल की, वो वुहान से आई थी, वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वो, और यहाँ आके उसका पता चला कि उसको वो पॉजिटिव है। तो उसी टाइम अगर ये इस तरह के एक्शन ले लिए जाते तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से अब तक लॉकडाउन भी हट लिया होता और इतनी कैजुअलिटी नहीं होती, इतने ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि अब भी सख्ती से लागू करना जरूरी है सरकार को।
अजय गुप्ता जी, अगर बात की जाए 29 अप्रैल की तो रिकवरी रेट 72% थी, जो कि आज अगर देखी जाए वो 43% है, गिर गई है। क्या कुछ मोटी वजह देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, जो पूरे अब आपको ये देखना है कि पूरे हिंदुस्तान में जो हॉटस्पॉट्स हैं, सबसे ज्यादा जो आज जो अफेक्टेड है वो है मुंबई है, दिल्ली है, पूना है, इंदौर है। अगर राज्य देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो इनकी स्थिति इतनी खराब है, महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 5-6 राज्य ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 के केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप कहीं ना कहीं अगर आप इन राज्यों में फैटेलिटी रेट देखेंगे तो काफी बढ़ गया है। आज एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पे आया है, उसको बहुत सारे न्यूज चैनल ने दिखाया है। सायन हॉस्पिटल का है मुंबई के अंदर। वहां पर कोविड-19 पेशेंट्स की डेड बॉडी पड़ी है और उसके साथ में पेशेंट लेटे हुए हैं कोविड-19 आप सोच सकते हैं मुंबई में क्या हाल है। एक तरफ पेशेंट की डेड बॉडी है, दूसरे पर दूसरा पेशेंट वेंटिलेटर पे है। अच्छा, दरवाजे खुले हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कईयों ने मास्क पहना है, नहीं पहना है। तो अगर आप अब ये स्थिति अगर एक इतने बड़े शहर की जिसमें इतने ज्यादा स्लम्स हैं और जो आप कहेंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा है, अगर वो स्लम्स एरिया अगर जैसे हम कहते हैं कि ये कोविड-19 अभी हमारे गांव देहात में नहीं पहुंचा है लेकिन शहरों के स्लम्स में पहुंच गया है। अगर शहरों के स्लम्स में भी पहुंचता है और अगर हम ये सोचते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो कैसे फिर वो राज्य बचेगा या वो क्षेत्र बचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको केरल का एग्जांपल लेना चाहिए। केरल बहुत ही अच्छी स्थिति में है शुरू से लेकर आज तक। और एक इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15,000 लोग जो अभी विदेश में है, भारत उनको लाने का काम शुरू कर दिया है, नौसेना और हमारे जहाज। अब देखिए उनका वैसे तो टेस्ट होगा जब वो आएंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, लेकिन अब ये देखिए जी, अब आप ये देखिए कि सरकार पे जिम्मेदारी कितनी बढ़ रही है। सरकार कहाँ कहाँ देखेगी। हिंदुस्तान में बसे बाहर लोगों को लेके आएगी, माइग्रेशन के लोगों को देखेंगी, किड्स का इश्यू देखेगी। तो बिल्कुल जैसे नेहरा साहब ने बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार उलझ ना जाए इतने सारे मामले के अंदर जो हमने खोल दिए हैं और कुछ बिगड़ ना जाए। तो हमको लॉकडाउन 1 का वापस पालन करना पड़ेगा जैसे लॉकडाउन 1 था। और देखिए अगर हम 1-2 महीना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर लेते हैं और स्थिति हमारी संभल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की इकोनॉमी को उतना नुकसान होगा जितना अगर ये कोविड-19 सितंबर तक चलता रहा। सरकारें आपस में उलझ भी रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में उलझ भी रही हैं, क्योंकि कई राज्य सरकार में ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका राजस्व अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं है, इतनी बुरी स्थिति हो रही है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के समक्ष खड़ी हो रही हैं। अमित नेहरा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो तो चिरंतन सत्य है। अगर केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, तो वो तो बिना जो इस संकट के, आर्थिक संकट की भी लड़ाई देखने को मिलती थी। अब देखिए डेस्पिरेशन है, एक व्यग्रता है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है, ना केंद्र सरकार के पैसा है ना राज्य सरकार के पास पैसा है। तो हरियाणा में एक कहावत है कि टोटे में जूत बजते हैं, तो वो बात भी काफी हद तक जायज है। टोटा हरेक के आया हुआ है तो वो मांग कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सरकारों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस जो जूत पुजारी है, जो लड़ाई है, इसका असर कोविड के साथ लड़ने में असर नहीं दिखना चाहिए। वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए एक बड़ी अजीब सी घटना हुई 3-4 दिन पहले जो फूल बरसाए गए थे हॉस्पिटल्स पे। हालांकि मैं इसको अच्छा नहीं मानता। देखिए जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर है जो देवदूत के रूप में काम कर रहे हैं,
लेकिन आप इस तरह की जो चीजें करके उनको हल्का कर रहे हो, आप उनकी बजाय फूल बरसाने के बजाय उनको पीपीई किट दो और चीजें दो, सामान दो। लेकिन उसमें भी क्या राजनीति हुई कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर आपको फूल नहीं बरसाने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जाके बरसाया है। तो उससे क्या होगा कि एक मैसेज जाता है कि आप में तालमेल की कमी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बजाय इस तरह की जो टोटके हैं, फूल बरसाना, ये करना, ताली बजाना, वो करना, ठीक है ये एक चीज है, लेकिन इनसे क्या होगा कि इनकी बजाय हमें ये देखना होगा कि हॉस्पिटल्स की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। पीपीई किट के बारे में मैं आपको बता दूं कीर्ति कि पहले अचानक एक्सपोर्ट रोक दिया गया पीपीई किट्स का, फिर क्या हुआ कि अचानक खोल दिया गया, फरवरी की बात है। उसके बाद भी 8 आइटम बाहर जाते गए। उसके बाद जब एक मीटिंग हुई जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक है, तो पता चला कि 10% स्टॉक भी नहीं है जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर बैन लगाया गया एक्सपोर्ट पे। और अमित नेहरा जी, ये तब हुआ जब भारत के पास संपूर्ण टाइम था, क्योंकि 1 महीने पहले ही पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत ही भयावह है। देखिए कीर्ति, 31 दिसंबर 2019 को टेड्रोस ने ये कह दिया था, जो जनरल सेक्रेटरी हैं WHO के, कि ये पेनेडेमिक की तरफ बढ़ रही है, पेनेडेमिक हो सकती है। तो उसी टाइम समझ जाना चाहिए था भारत को। उसका क्या फायदा होता अगर मान लिया यहाँ पे इन्फेक्शन ना भी आता, तो हम इस तरह की चीजें अगर बनाने लगते, चीजों फैक्ट्रियों को कन्वर्ट कर देते, तो एक्सपोर्ट से भी हम पैसा कमा सकते थे। जिन देशों में ये फैलती तो वहां भेज के भी कमा सकते थे। अपना स्टॉक तो पूरा करते ही करते, साथ में ये भी हो जाता। लेकिन क्या है कि वो उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया, और आशा है कि आगे सरकार इन चीजों पे ध्यान देगी। क्योंकि अब क्या है कि एक सुखद खबर पढ़ने को मिली मुझे कल कि भारत जो है पीपी किट बनाने में 2nd नंबर पे आ गया है वर्ल्ड में। तो वो इसका असर हुआ है, क्योंकि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि ये चीज करनी चाहिए, तो सभी ने मिलकर काम किया। और इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया है। तो उन्होंने जो जूट फैक्ट्रीज थी उनको पीपी किट बनाने में कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छी बात है, ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। पंकज वत्स जी, आप लगातार और भी डॉक्टर से बात करते रहते होंगे और वो भी अपडेट देते होंगे। इस वक्त क्या स्थिति है कि डॉक्टर संतुष्ट हैं सरकार से या फिर नहीं? क्योंकि बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो लगातार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें पीपीई किट्स नहीं मिल रही हैं। देखिए कीर्ति जी, जब कोरोना वायरस का संक्रमण हिंदुस्तान में आया तो कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था, और ना ही हमारी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार थी। और अब आप देख रहे हैं कि अचानक आए इस संक्रमण के साथ, इस स्थिति के साथ अधिकतर जो गवर्नमेंट सरकारी जो डॉक्टर हैं उन पर इसका भार ज़्यादा बढ़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी भी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को छोड़ दीजिएगा, तो बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ने इससे लॉकडाउन के बाद जो स्थिति खोलने के लिए भी कहा गया है, उसमें भी वो पूर्ण तरीके से तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि अभी भी वहाँ पर उनके जो क्लोज कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं उनसे प्रोटेक्शन के पूरे साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। पीपीई किट अवेलेबल जरूर हुआ है, लेकिन आप देखिएगा कि पीपीई किट को एक टाइम इस्तेमाल करके डिस्पोज ऑफ करना है, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। अभी मीडिया ने इस बात को उजागर भी किया है कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो पीपीई किट के नाम पर और उसकी वेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे उसमें ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत कॉस्टली जो है वो उसका उपचार हो रहा है। अब आप देखिएगा मास्क के बारे में भी, अगर डॉक्टर से ईमानदारी से पूछा जाए तो ये जो मास्क जो पहले डॉक्टर इस्तेमाल करते थे, तो अब एडवाइस किया जाता है कि 3-4 घंटे तक ही ये इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, इतने मास्क उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो अब हम ही लोग क्या सलाह दे रहे हैं कि भैया आप मास्क लगाएं। अब वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उसके और आगे चले गए कि घर में जो भी कपड़ा है, कपड़ा इस्तेमाल कर लें। उसके बाद और आगे हो गए
कि जितना अगर मान लो आपके पास और कुछ नहीं है तो अंगूछा रख लो, चुन्नी रख लो, कुछ भी रखो, मुंह को ढक लो, नाक को ढक लो, तो ये सारा कंप्रोमाइज करने वाली स्थिति है। तो इसी तरीके से ये ठीक है कि पीपी किट या कुछ संसाधन में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो ईमानदारी के साथ जो मापदंड हो उसकी पूर्ति कर सकें। अब आप देख रहे हैं गुड़गांव में मेदांता जैसे जो सबसे टॉप क्लास माना जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, जो सिरमौर अस्पताल माना जाता है, वहां पर इटालियंस आए थे और उसके बाद जो बाकी कुछ समय और भी क्वारंटाइन के लिए, कोरोना के लिए रखे गए थे। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ संक्रमित हुआ। तो अभी इस बात के लिए डॉक्टर्स ईमानदारी के साथ काम तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेशा ऐसा चुना है, मानसिक रूप से, दिमागी उसमें और कटिबद्ध वो हैं। उनकी मजबूरी है कि उसको समाज के लिए काम करना ही है, उनको यही सिखाया गया है, यही हिपोक्रेटिक ऑथ है उनकी, तो वो तो सारी मेहनत करेंगे। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ किट्स इत्यादि नहीं है। सरकार अगर ये चाहती है कि इसका जो प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें और आगे आए, क्लिनिक और नर्सिंग होम्स और बाकी छोटे हॉस्पिटल्स, बड़े जो बाकी मध्यम हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ ना कुछ कोई पैकेज देना चाहिए, कोई और चीज इस तरह की आर्थिक और कोई इस तरह की चीजें देनी चाहिए, ताकि वो अगर इन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज देना शुरू करें तो उनका भी बचाव हो सके, उनके स्टाफ का भी बचाव हो सके और डॉक्टर्स का भी बचाव हो सके, उनके हॉस्पिटल्स भी कोरोना फ्री रहें। इसके लिए सरकार को इस सेक्टर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल अजय गुप्ता जी, जितने टेस्ट होने चाहिए उतने टेस्ट हो नहीं रहे हैं और जिस तरह से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जून में ये महामारी और ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे में किस तरह से तालमेल सरकार बिठाएगी लोगों के बीच में, और क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई सर्वे करना चाहिए ताकि वो आम जन के बीच पहुंच पाए और उनकी समस्या को जाने, अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो? देखिए, हमको टेस्ट तो करने ही होंगे, उसका अगर हमको रियलिटी पता करनी है कि सिचुएशन क्या है तो हमको मास स्क्रीनिंग तो करनी है और सरकार की ये मंशा भी है कि वो मास स्क्रीनिंग करे। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है कि 30 मई तक सरकार इस तैयारी में है कि रोज प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट रोज के करे। ठीक है। आईसीएमआर का अभी दावा है कि वो 60 से 70 हजार रोज के टेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो ये भी है कि अभी जब हमारी स्क्रीनिंग बढ़ी है तभी केस पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। अब ऐसे इलाके जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, इंदौर है, पूना है, अब इन इलाकों में अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमको एग्जैक्ट सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन को पता करने के लिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने जरूरी है। अमित नेहरा जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूं। जिस तरह से ये महामारी भारत में आई भी नहीं थी, तभी से इसका जिक्र होना शुरू हो गया था, तमाम मीडिया चैनल्स, डॉक्टर्स इसको लेकर के सलाह दे रहे थे कि किस तरह से इसको काबू में किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये महामारी जो है कंट्रोल में नहीं आ रही। अपर क्लास समझ पा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों तक लगता है सूचना नहीं पहुंच पा रही है जो लोग इसको और ज्यादा गंभीरता से समझे। तो उसके लिए क्या कुछ प्लान होना चाहिए? उस पर तो ये है कि देखिए, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, कि जैसे ही हम कॉल लगाते हैं मोबाइल पे, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है तो एक 30 सेकंड का मैसेज आता है कि उससे फिर ये बार बार जो रिपीट होता है चीज, एक मैसेज आता है तो उससे पता लगता है कुछ ना कुछ है। तो इस तरह की चीजें अच्छी हैं, इस तरह के जो मास कम्युनिकेशन है। लोग इसे भी सिरदर्दी समझ रहे हैं। नहीं, वो उनकी सिरदर्दी नाजायज है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बार बार अगर आप किसी बात को कहोगे तो वो सच लगने लग जानी चाहिए और ये सरकार इस मामले में गंभीर है। और रही बात, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कही अभी कि आईसीएमआर का एक लक्ष्य है कि 1 लाख डेली टेस्ट हों, तो इसका अर्थ ये है कि 1 महीने में 30 लाख के आसपास टेस्ट होंगे पूरे देश में। और अगर साल की बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से 30-35 साल लग जाएंगे पूरे देश के जो टेस्ट करने में। तो बात यह है कि हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है।
तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। 1 लाख से भी 1 लाख से भी काम नहीं चलेगा। कम से कम भी 20, 25, 30 लाख रोजाना टेस्ट हो, जब जाके बात बनेगी। टेस्ट का फायदा एक ये भी होगा कि ये पता लग जाएगा कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं है, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग लॉकडाउन को मजाक समझ रहे हैं। लोगों को समझना होगा, इसकी गंभीरता को समझना होगा, तभी इस महामारी पर हम जीत पा सकते हैं। नमस्कार।